नई दिल्ली के एक्शन पर माले में दिखा रिएक्शन। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद की शुरुआत हो गई है। मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को देश के विदेश मंत्रालय ने समन भेजा है। द्वीपीय देश की तरफ से ये कदम तब उठाया गया है जब भारत ने भी नई दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजदूत को तलब किया था। भारत की तरफ से लिए गए राजनयिक एक्शन के कुछ ही घंटों के भीतर ही मालदीव में रिएक्शन देखने को मिला है। सलमान खान के फार्म हाउस में 2 लोगों ने की घुसने की कोशिश। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को पिछले साल कई बार लॉरेंस गैंग द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके चलते उनकी सिक्योरिटी में काफी इजाफा किया गया था। उन्हें Z+ सिक्योरिटी भी दी गई थी। इन सबके बीच बड़ी खबर आ रही है कि सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस पर 2 संदिग्ध लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की है। हालांकि दोनों आरोपी फार्म हाउस में घुस पाते उससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। संजय सिंह ने दाखिल किया राज्यसभा का नामांकन। दिल्ली से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। संजय सिंह ने सोमवार को जेल से बाहर आकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पिता और पत्नी भी मौजूद थी। फतेह बहादुर से आगे निकले चंद्रशेखर। आरजेडी के नेताओं की ओर से विवादित बयान का सिलसिला जारी है। बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर हिंदू आस्था को लेकर बयानबाजी की है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने पार्टी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान का समर्थन किया है और उनसे 2 कदम आगे निकलकर विवादित टिप्पणी की कि आज हिंदूवाद से सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली एम्स का दिल न्यूरो के मरीजों को तोहफा। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिल एवं न्यूरो का इलाज कराने के लिए पहुंचने वाले मरीजों को बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल एम्स प्रशासन ने कार्डियक न्यूरो सेंटर को ओपीडी सेवाओं के संचालन के लिए नए ओपीडी ब्लॉक में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। अब जल्द ही दिल और न्यूरो की बीमारियों की ओपीडी CNC से नए ओपीडी ब्लॉक में संचालित की जाएगी। हरियाणा में अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा में ईडी ने कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अब राज्य में अवैध हथियार रखने और अवैध खनन के आरोप में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अंबिकापुर में मुरूम का अवैध उत्खनन। अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ के वृहद क्षेत्र में अवैध कब्जे के बाद अब नगर से लगे अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग में लुचकी घाट के पास पहाड़ से मुरूम के अवैध उत्खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है। पिछले 15 दिनों में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा समतल मैदान के रूप में तब्दील हो गया है। लेकिन क्या अवैध उत्खनन करने वाले लोगों की मंशा बस मुरूम का उत्खनन है या पहाड़ को समतल कर सुनियोजित तरीके से अवैध कब्जे का खेल तो नहीं चल रहा है। भूपेश बघेल के पिताजी का 89 की उम्र में निधन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल का 8 जनवरी सोमवार को देहांत हो गया। नंद कुमार बघेल पिछले 3 महीने से राजधानी रायपुर के श्री बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती थे। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और काफी कमजोर हो गए थे। सोमवार की सुबह उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। जितेंद्र आव्हाड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जताई खुशी। साल 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उसके परिवारजनों की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें सभी दोषियों को सजा में छूट दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को सरासर मना करते हुए कहा कि यह अदालत का कर्तव्य है कि ऐसे आदेशों को जल्द से जल्द सही किया जाए ताकि जनता का विश्वास न्यायपालिका में बरकरार रखा जा सके। अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड की इस फैसले पर प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। हिमाचल में जो हुआ वो हरियाणा में भी होगा। हरियाणा कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर कहा कि जेपी नड्डा हिमाचल से हैं। हिमाचल से
चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया था, लेकिन कांग्रेस ने वहां सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनाई। हुड्डा ने कहा, हिमाचल में जो हुआ उसे हरियाणा में दोहराया जाएगा। गुंडागर्दी पर उतरे शाकिब अल हसन। बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर और कप्तान शाकिब अल हसन ने चुनावी मैदान में भी जीत का परचम लहरा दिया। हालांकि ये चुनावी जीत उनको हजम नहीं हो रही है। बांग्लादेश में चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से वायरल किया, जिसमें उन्होंने अपने एक फैन को चांटा रसीद कर दिया। 11 साल के लड़के को गोलियों से भूना। अमेरिका के आयोवा में एक 11 साल के लड़के की हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई। आयोवा के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने वारदात की जानकारी देते हुए 4 जनवरी को गुरुवार की सुबह आयोवा स्कूल के शूटर डायलन बटलर ने 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले अहमीर जोलिफ की हत्या कर दी। माना जाता है कि जिन लोगों को गोली मारी गई उनमें पेरी हाई स्कूल के प्रिंसिपल डैन मार्वगर शामिल थे। गोली चलाने वाला डायलन बटलर स्कूल का ही छात्र था। आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट पर स्वीडन। यूरोपीय देश स्वीडन में बीते साल कुरान जलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसकी वजह से दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन का विरोध किया। इसी बीच स्वीडिश सिक्योरिटी पुलिस ने रविवार 7 जनवरी को जानकारी दी कि देश में आतंकी हमले का खतरा बरकरार है। स्वीडिश सिक्योरिटी सर्विस ने एक बयान में कहा कि नॉर्डिक देश के खिलाफ आतंकवादी खतरे को लेकर अलग अलग लेवल 4 डिग्री है। इस बार ये लेवल 5 डिग्री के पैमाने पर दर्ज किया गया है। महिला एक्टिविस्ट ने मुइज़्ज़ू के मंत्रियों की लगाई क्लास। भारत और मालदीव के बीच चल रहे मौजूदा विवाद को लेकर दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप वाले पोस्ट पर मालदीव के 3 मंत्रियों ने विवादित बयान दिए थे। इसी बीच इंडिया टुडे से बात करते हुए मालदीव की महिला अधिकार कार्यकर्ता सफाद अहमद जहीर ने देश के मंत्रियों की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के प्रति ये अपमानजनक टिप्पणियां वास्तव में हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। ये न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि बर्बर भी हैं। ये पेशेवर लहजे से मेल नहीं खाता है। चुनाव में पीएम शेख हसीना की शानदार जीत। बांग्लादेश में रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री और आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना गोपालगंज 3 संसदीय सीट से शानदार जीत दर्ज की है। 76 वर्षीय शेख हसीना को 2,49,965 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के एम निजाम उद्दीन लश्कर को महज 469 वोट ही मिले। गोपालगंज उपायुक्त और चुनाव अधिकारी काजी महबूबुल आलम ने नतीजे की घोषणा की। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।